हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। एंड टुडे वी विल स्टडी रेमान इंटीग्रल का एक थर्ड क्लास आई थिंक ये है। और जबरदस्त मजा आएगा, ऐसा मजा आ जाएगा। इतने डीप से इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे जो कभी नहीं हुए होंगे और आगे कभी दोबारा कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की भी गारंटी देता हूँ। बहुत मजा आएगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास होगी। पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। उसी से थोड़ा रूटीन ऐसा होता है कि हाँ चलो, जितने ज्यादा बंदों को नीड है तो जल्दी क्लास लाई जाए। ठीक है, वैसे तो मैं क्लासेस करूंगा, ठीक है। वो तो मुझे भाई कमिटमेंट कर रखी है, कमिटमेंट भूला नहीं हूँ मेरे दोस्त। करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमान इंटीग्रल का देखो, हमने जो पहले पढ़ा था कि भाई कोई भी फंक्शन, देखो अगर मैं कोई इंटीग्रेबल बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि वो रेमान इंटीग्रेबल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार रेमान इंटीग्रल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा इंटीग्रेबल बोल दूंगा। ठीक है, ओके ओके। कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है ये जानने के लिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, या फिर जो हमने पहले पढ़ा है डार्बॉक्स सम या रेमान सम वगैरह जो हमने पढ़ा है। बहुत सारे तरीके हैं कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेबल है या नहीं है ये जानने के लिए। ठीक है, तो अब उनमें से या तो आप ऐसा करो कि भाई लोअर डार्बॉक्स सम निकालो, अपर डार्बॉक्स सम निकालो, या फिर वो LF UF वगैरह निकालो, या फिर रेमान सम निकालो, उससे निकालो। तो कुल मिला के बात क्या है, दूसरा तरीका देख लेते हैं और किस तरह से हम रेमान इंटीग्रेबल है या नहीं है वो चीज हम कैसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। सबसे पहले आप चेक करोगे मोनोटोनिसिटी, वो फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। देखिए मोनोटोनिसिटी और कंटिन्यूटी। ठीक है, कोई भी फंक्शन मोनोटोनस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चीजें। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या मोनोटोनस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले जाके उसको रिवाइज कीजिए, फिर क्लास को देखिएगा। फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट बने, थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी डिटेल में मैं पहले आपको करा चुका। ठीक है, होप आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे तो आपने वो चीजें देखी होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे वो फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है या नहीं है। अगर वो फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम कह देंगे भाई फंक्शन इंटीग्रेबल है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट इंटीग्रेबल और कांट से, इस तरह के आपका ऑप्शन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर मोनोटोनिक है तो वो इंटीग्रेबल है, अगर मोनोटोनिक नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे उसकी कंटिन्यूटी की, फंक्शन की, कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस निकला, ठीक है, पहले तो बता देते थे मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता था कि जिस भी इंटरवल की आप बात करो, हम इंटरवल की बात कर रहे हैं रेमान इंटीग्रेबल में, A B की हम बात करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि भाई उस इंटरवल में या तो वो इंक्रीज, लगातार इंक्रीज होता जाए, या लगातार उन पॉइंट्स के बीच में डिक्रीज होता जाए, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। सिंपल लेमन लैंग्वेज में इतना ही याद रख लीजिए फिलहाल, कि अगर मान लीजिए विदाउट एनी मोनोटोनिक इज व्हाट, मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ पर हम सिर्फ उतना देख रहे हैं कि भाई अगर आपकी वैल्यू या तो इंक्रीज ही होती जाए या डिक्रीज ही होती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। इस तरह के फंक्शन को हम मोनोटोनिक नहीं बोलते हैं। मोनोटोनिक उन्हीं को बोलते हैं जो या तो लगातार इंक्रीज होती जाए या लगातार डिक्रीज होती जाए, एक ही पैटर्न फॉलो करे, उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। दूसरी बात है कि कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है कि जहां डिसकंटिन्यूटी ना आए। डिसकंटिन्यूटी ना आए का मतलब क्या है, कहीं ब्रेक ना हो, है ना, कहीं पे ब्रेकेज ना मिले, तो मतलब लगातार बिना पेन चलाए चीजें ड्रॉ कर पाओ, ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, तो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर कहीं पे ब्रेक मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के ये चीजें हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले चेक करेंगे मोनोटोनिक है या नहीं है, अगर है तो इंटीग्रेबल, नहीं है तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूस है तो भी इंटीग्रेबल, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूस होगा। भाई अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा। अब डिसकंटिन्यूस होगा तो इस डिसकंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है कि भाई वो कंटिन्यूस नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेक है। जैसे
कहीं ना कहीं क्या है, ब्रेक है। जैसे कि मान लो कोई ग्राफ है, यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, फिर इस तरह का ग्राफ है, फिर इस तरह का ग्राफ है, तो यहाँ वाले पॉइंट्स पे, यहाँ वाले पॉइंट्स पे क्या है, इनमें ग्राफ में ब्रेक है, इन वैल्यूज में, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी, और जहाँ पे ब्रेक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बोलते हैं हम उसको। और उनका अगर सबका, जैसे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, इन पॉइंट्स को अगर हम कलेक्ट कर ले और उनका एक सेट बना दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर वो भाई कंटिन्यूस था तो इंटीग्रेबल था, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर वो डिसकंटिन्यूस होगा, और डिसकंटिन्यूस होगा तो भाई फिर हम क्या निकालेंगे, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब उन पॉइंट्स को ढूंढेंगे ग्राफ में कि कहाँ कहाँ वो डिसकंटिन्यूस है, जहाँ पे उसकी वैल्यू हट गई है, टूट गई है, कंटिन्यूटी नहीं बनी, ठीक है। उनका सेट बना लेंगे। अगर वो सेट फाइनाइट है, ठीक है, तो इंटीग्रेबल बोल देंगे। अगर सेट फाइनाइट नहीं है तो उसको, इसका मतलब क्या होगा, वो सेट इनफाइनाइट होगा। और अगर सेट इनफाइनाइट है, ठीक है, तो भी दो पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसका हम क्या निकालेंगे, उनका हम निकालेंगे लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालेंगे, डिराइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालेंगे, ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो। और अगर जब ये सेट निकाल लिया हमने लिमिट पॉइंट्स का, बोले तो एस डैश डेफ सेट, और वो जो सेट आया अगर वो फाइनाइट है तो फिर इंटीग्रेबल होगा, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो हम उसकी इंटीग्रेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या वो फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। हाँ कहानी सुना दी ना। सबसे पहले क्या चेक करना है, मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है तो इंटीग्रेबल, नहीं है तो कंटिन्यूस चेक करेंगे। कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूस नहीं है तो भाई फिर क्या चेक करेंगे, उस इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस है तो उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ढूंढेंगे, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बनाएंगे। वो सेट अगर फाइनाइट है तो इंटीग्रेबल है, और फाइनाइट नहीं है तो फिर इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट होगा तो उसके लिमिट्स पॉइंट्स निकाले ढूंढेंगे, लिमिट्स पॉइंट्स ढूंढ के उनका सेट बनाएंगे। अगर वो लिमिट फाइनाइट आ गया तो वो इंटीग्रेबल है, और वो फाइनाइट नहीं आया तो नॉन कांट से, ठीक है। तो ये एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके, देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने है, सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो एफ इज इंटीग्रेबल इन दिस इंटरवल -1 to 1, इसमें इंटीग्रेबल है या नहीं है ये आपको पता करना है, ठीक है। देखो जब भी कोई फंक्शन आता है, देखो मैंने फंक्शन का चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में, इतने डीप में पढ़ाया है कि अगर आप उसको देख लोगे तो कभी ग्राफ बनाने में हिचकिचाओगे नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, तो उनको जाओ और देखना, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखा है तो रिवीजन कर लेना, सभी फंक्शंस के ग्राफ बनाने मैंने आपको सिखाए हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज हो लगातार या डिक्रीज हो लगातार, तो हम मोनोटोनिक बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों तरह के फंक्शन होते हैं। अब देखिए ये है क्या, y इक्वल टू, आप देख सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप रख के देखो, इसमें 1 रख के देखा, -1 रख के देखा, इस तरह की वैल्यू रख के देखोगे तो भी जरूरत नहीं है, तो भी यही पॉइंट्स आते जाएंगे और इस तरह का आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। बट डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का मतलब होता है ये एक अपवर्ड पैराबोला है। फंक्शन के चैप्टर को अच्छे से करने के बहुत फायदे हैं, ठीक है। तो ये है अपवर्ड पैराबोला। अब तो इसमें अब मैंने ग्राफ बना लिया, तो ये देखो भाई, अब यहाँ तक जो वैल्यू है -1 से 0 तक, तो आप देख रहे होगे इसमें जो फंक्शन की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू आई x की पुट करने पे, तो वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और फिर 0 के बाद वो इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या था भाई, एक ही चीज होनी चाहिए, या तो इंक्रीज ही होता जाए या डिक्रीज ही होता जाए, ठीक है। तो ये तो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिक नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके तो भाई ये मोनोटोनिक
नहीं है। दूसरी बात चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। क्या आपको इसी ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक दिख रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है, कोई डिसकंटिन्यूटी दिख रही है? ये लगातार है ना, ये बिल्कुल लगातार है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी पेन नहीं उठा। और जब पेन नहीं उठा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, और जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल है। ठीक है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो भी इंटीग्रेबल है। मोनोटोनिक नहीं था बट कंटिन्यूस तो आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। बताओ, इतना सिंपल, इतना आसान। मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, मोनोटोनिक है या नहीं है, मतलब या तो ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा हो या डिक्रीज ही हो रहा हो। ठीक है, तो उसको हम मोनोटोनिक बोलेंगे। दूसरा, मोनोटोनिक है तो इंटीग्रेबल, नहीं है तो फिर कंटिन्यूस चेक करेंगे। कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल है, नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट का सेट बनाएंगे, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट देख के लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे, वो सारी चीजें एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए एक और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। इसमें थोड़ा और दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने। फंक्शन है, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा दिया है बस क्वेश्चन का, वो बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स इफ, अगर x की जो वैल्यू है फंक्शन की इनके बीच में है 1/2 की पावर n+1 लेस देन x लेस देन 1/2 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर x की वैल्यू इनके बीच में है तो 1/2 की पावर x होगी, अदरवाइज 0 होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो बताओ ये मोनोटोनिक है या नहीं है। ठीक है, क्या ये लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको 0 तो दिख ही रहा है। ठीक है, अलग से डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही है। मतलब ये मान लो एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, इस तरह से चीजें चलेंगी। ठीक है, बीच में डिसकंटिन्यूटी आएगी आएगी। तो ये ना तो मोनोटोनिक है ना कंटिन्यूस है, क्योंकि देखो जब इस पॉइंट की बात करोगे तो ये इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ लेस देन है, मतलब जब इस वैल्यू की बात आएगी तो भी डिसकंटिन्यूटी होगा, इसकी बात आएगी तो भी डिसकंटिन्यूटी होगा। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से आप समझ जाओगे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए जरा एक बार ग्राफ पे आ जाइए, ग्राफ से समझाता हूँ। अब मैंने क्या रखा कि भाई n की वैल्यू 0 रख दी। इसमें n की वैल्यू 0 रख दी तो 1/2 की पावर 0 बोले तो 1, 1/1 बोले तो 1। ठीक है, यहाँ पे 0 रख दी, 1/2। ठीक है, तो देखो भाई, अब जो फंक्शन की वैल्यू जब 1 और 1/2 के बीच में होगी तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और अब ये पॉइंट देखो कि 1/2 पे कितनी होगी या 1 पे कितनी होगी, तो आपको देखने को मिलेगा वो डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी वैल्यू नहीं है या 0 आप कह सकते हो, यहाँ पे वो पॉइंट चले जाएंगे। ठीक है, जब इनके ऊपर इनके बीच में जो वैल्यू है तो ग्राफ बनेगा, बट अगर ये वैल्यूज की बात करें तो आपकी वैल्यू क्या है, 0। तो ये 0 क्या है, डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। यहाँ पे आपकी वैल्यूज ये आ जाएंगी, जितने भी आप ग्राफ बनाते जाओगे तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, या फिर अब कहने का मतलब जब एक रख के देख लो 1/2 x, एक रख के देख लिया तो 1/4, मतलब 1/2 और 1/4 के बीच में तो ग्राफ बनेगा। ठीक है, बट इन पॉइंट्स के ऊपर फिर से डिसकंटिन्यूटी है, वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ना तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब भाई कोई लगातार ही इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, या लगातार ही डिक्रीज हो रहा हो, नहीं हो रहा, बीच में 0 आ जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ना लगातार इंक्रीज हो रहा है ना लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो वो मोनोटोनिक नहीं है। दूसरी बात, कंटिन्यूस, क्या बिना पेन चलाए हम ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि देखो आपको आपके एग्जाम में ना आपको सेकंड भी नहीं लगनी है, ये तो समझाने की बात है। आपको दिख रहा है कि ये इक्वलिटी नहीं है, मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, इन पे कोई वैल्यू अलग है, 0, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूटी दिख ही नहीं रही। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं दिमाग में कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए बिना पेन चलाए, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आ जाओ, सीख अभी अभी तो सीखना स्टार्ट किया है मेरे से, तो अपने से ज्यादा बेहतर आपको बनाऊंगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, है ना। देखो तो 1/2 1/4 पे एक वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कहने का मतलब इनके बीच में है तो ग्राफ बनेगा 1/2 की पावर x, बट ये पॉइंट्स होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कि और इसके अलावा कोई भी पॉइंट होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
इससे इधर जाओगे तो भी, इससे इधर जाओगे तो भी ये पॉइंट्स होंगे तो भी जीरो, बस इनके बीच में ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही है, अब डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन नहीं है, आपको फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है तो उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे कि किस किस वैल्यू पे वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, जहाँ पे टूट जा रहा है ग्राफ, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। तो वो हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं। जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस निकालना होता है, डिसकंटिन्यूअस सेट निकालना होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, मतलब जिसमें डिसकंटिन्यूटी जहां जहां है उन पॉइंट्स का कलेक्शन करना होता है हमें। तो देखो ये दिख ही रहा है भाई, ये जो वैल्यूज होंगी 1/2n, ठीक है, 1/2n+1, इन सब पे उसकी टूट रहा है ग्राफ, जीरो बन जा रहा है। ठीक है, तो सब पे टूट रहा है बोले तो ये जो वैल्यू होंगी जहां से स्टार्ट हुई है 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 3, 1/2 4, 1/2 अप टू 1/2n और 2n+1। तो ये जितनी भी वैल्यूज होंगी इनके ऊपर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होता जा रहा है। देखो जैसे ही 1 आया डिसकंटिन्यूटी हो गई, जैसे ही 1/2 आ गया डिसकंटिन्यूटी हो गई, जैसे ही 1/4 आया डिसकंटिन्यूटी हो गई, ऐसे ऐसे ग्राफ चलता जाएगा। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने डिसकंटिन्यूटी के सेट, हमने पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि हमने यही तो सीखा था। देखो उसके बाद हम डिराइव्ड सेट निकालते हैं लिमिट्स का। देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने देखा यार नहीं, जब दो वैल्यूज दिखा रहा है फंक्शन, कुछ वैल्यूज पे 0 और कुछ पे 1/2x, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी तो है ही नहीं। कंटिन्यूअस होती जब एक ही आपको किसी फंक्शन की वैल्यू दिखेगी तो वो कंटिन्यूअस की तरह चला जाता है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस, अब डिसकंटिन्यूअस है तो भाई उसका सेट बनाएंगे, डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ रही है, और जो सेट बनाएंगे तो वो देखेंगे वो फाइनाइट है या नहीं है। अब जो मैंने सेट बनाया डिसकंटिन्यूअस का कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 1 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, अब 2, तो ये फाइनाइट नहीं है, ये क्या नहीं है हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, 2n, 2n+1, 2n+2, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है 2 तो ये क्या जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाया क्या ये फाइनाइट है? तो आंसर है नहीं, ये फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है। और जैसे ही वो सेट इनफाइनाइट हुआ, उस सेट का हमें क्या निकालना होता है, लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन करना होता है, उस सेट का लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन करना होता है। और ये रियल एनालिसिस में लिमिट पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस में बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है मेरे दोस्त। इस सेट का 1/n कह लो, 1/2n कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, 0, सिंगलटन 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, ये जाते जाएंगे और 0 का जब आप नेबरहुड बनाओगे तो उसके लेफ्ट में कुछ पॉइंट से इस सेट में से कॉमन आ जाएंगे, तो 0 उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। लिमिट पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने लिमिट पॉइंट नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 0, और पहले हमने निकाल लिया ना फाइंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, और जैसे ही लिमिट सेट निकाला, ठीक है, वो देखना है फाइनाइट है इनफाइनाइट है। भाई लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है वो फाइनाइट है, एक ही पॉइंट है, और जैसे ही फाइनाइट है तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेबल बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन उन्होंने हमें दिया है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये वाली बात, इसमें सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी, सारे स्टेप्स। पहले वाला तो आसान था, दूसरे वाले में सारे स्टेप्स से गो थ्रू हो गए। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया है और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा आपकी। ठीक है, होप सो, हमें भरपूर टाइम है अभी आपके पास एग्जाम में। ठीक है, तो सब कुछ करेंगे, सिलेबस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, फिर आफ्टर ऑल भाई खाना पीना, मतलब मैं अपने चिल्ड रसगुल्ले को थोड़ी ना बोल सकता हूँ, तो खाने हैं तो मेहनत मैं भी करूंगा, आपको ही करनी है। ठीक है, दोनों को मेहनत करनी है। ओके, समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से स्टोरी चलनी है मेरे भाई, कि मोनोटोनिक है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है, फिर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, उनका लिमिट सेट निकाल लिया। इस तरह से जहां पे भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप चलोगे, और तो जहां पे भी आपको यस का आंसर मिल जाए तो आप उसको कह दोगे कि भाई मोनोटोनिक पे यस मिल जाए तो इंटीग्रेबल, कंटिन्यूस पे यस मिल जाए तो इंटीग्रेबल, अच्छा फाइनाइट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट मिल जाए तो इंटीग्रेबल, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट मिल जाए तो इंटीग्रेबल।
जहां पे यस आ जाता है, फाइनाइटनेस आ जाती है, वो इंटीग्रेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हो तो ये चीज थी मेरे भाई। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो अभी तक हमने जो मेरे दोस्त पढ़ा है वो पढ़ा है कि कोई फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, कैसे निकालना है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब आगे हम पढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, और इतना बेहतरीन और डीप में और अच्छे से क्लियर होगा तो कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पीसेस में मोनोटोनिक होगा। पूरा का पूरा फंक्शन नहीं देखना हमें, उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा उसको पीसेस देखने हैं, ऐसे पीसेस देखने हैं जिसमें वो मोनोटोनिक हो। मोनो मतलब सिंगल, एक जैसा, मोनो मतलब एक, एक तरह का, मतलब या तो इंक्रीज ही होता जाए या डिक्रीज ही होता जाए, ऐसे पीसेस बना देने हैं किसी ग्राफ के, और ऐसे बना पाओ तो वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। समझाता हूं, एग्जाम्पल भी दूंगा बेहतरीन तरीके से। देखिए, a function f on in interval ab is piecewise monotonic if there exists a partition p of ab, that is जैसे पार्टीशन हम लिखते थे, such that f is monotonic on each सब इंटरवल। ठीक है, जितने भी सब इंटरवल बनेंगे इस पार्टीशन के, ठीक है, आप जैसे मान लो इंटरवल ए बी है तो इसके हमने ये बना दिए, जैसे पहले एग्जांपल नहीं दिया था मैंने स्टार्टिंग में, पार्टीशन का 0 1 है तो उसके हमने सब इंटरवल बना दिए 0 0.2 0.3 0.5 0.8, ठीक है, और 1। तो ये क्या है, इसके सब इंटरवल्स बन गए 0 0.2 0.2 से 0.3, इस तरह के ये सारे क्या है, सब इंटरवल्स हैं। तो कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि अगर फंक्शन इस इंटरवल के सभी सब इंटरवल्स पर मोनोटोनिक है, बोले तो या तो इसके सब इंटरवल बनेंगे सारे, ठीक है, तो इस पे या तो पूरे पे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या इस पे पूरे पे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो अगर सभी सब इंटरवल्स पे ये मोनोटोनिक होगा तो हम इसको बोल देंगे मोनोटोनिक फंक्शन है ये, मतलब पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन है। एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे मेरे भाई। देखिए, पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा, हमने ये सोचा था, देखिए फंक्शन है -2 to 2, ठीक है, डिफाइन इंटरवल के अंदर डिफाइंड है फंक्शन, और किस तरह से फंक्शन डिफाइंड है, इंटरवल वो है और मैपिंग उस फंक्शन की x² है, ठीक है। तो आपको ऐसा पार्टीशन आपसे पूछ लिया जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशंस आर पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन, और इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा पार्टीशन के कि कौन सा पार्टीशन जो है उसके अंदर जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन है। ये इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए बेहतरीन तरीके से, हाँ वही एग्जांपल मैंने वही लिया है, एफ एक्स इक्वल पैराबोला वाला, ये वाली बात आ गई, ठीक है। अब देखो मैंने एक पार्टीशन डिफाइन किया, अब इंटरवल क्या था -2, हमें पार्टीशन बोले तो इसके हमने टुकड़े कर दिए, मैंने इसके बीच में स्टॉप लगा दिया, -2 0 2। क्या ये पार्टीशन जो है मोनोटोनिक पीसवाइज मोनोटोनिक बन सकता है? तो चलिए देख लेते हैं। इसके इंटरवल बनाओ, इसके इंटरवल क्या बनेंगे, -2 और 0, ओपन इंटरवल में 0 और 2, 2 ही बनेंगे, ठीक है, -2 से 0 और 0 से 2। तो जितने भी सब इंटरवल बने तो हमें ये देखना है कि उनमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एक इंटरवल में एक ही काम होना चाहिए, तभी हम मोनोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो -2 से 0 देखो, -2 यहाँ रहा, -2 से 0, तो एक ही चीज हो रही है, क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक ही चीज हो रही है। तो इस इंटरवल के अंदर -2 से 0 फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, एक ही चीज हो रही है, वो है डिक्रीज हो रही है। तो ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, एक ही चीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और 0 दूसरा इंटरवल है 0 से 2, 0 से 2, इसमें क्या हो रहा है, 0 से 2 तक इंक्रीज ही होता जा रहा है, कहीं पे भी बीच में डिक्रीज नहीं हो रहा।
तो ये इन सब इंटरवल्स में क्या है, इसमें भी मोनोटोनिक हो गया, क्योंकि हमें देखना है कि एक चीज होनी चाहिए, या तो पूरा उस इंटरवल में इंक्रीज हो या उस इंटरवल में डिक्रीज हो। मतलब 0 से 2 में ऐसा अगर आ जाता ना, ठीक है, तो मैं इसको कह देता कि भाई ये इंक्रीजिंग, 0 से 2 में ना मोनोटोनिक है ही नहीं, ठीक है। पर फिलहाल ये मोनोटोनिक है क्योंकि एक ही चीज हो रही है 0 से 2 में, है ना, डिक्रीजिंग, यहाँ 0 से 2 में इंक्रीजिंग। तो इन दोनों इंटरवल्स के अंदर फंक्शन मोनोटोनिकली एक में इंक्रीज है एक डिक्रीज है, ये मैटर नहीं रखता किस में इंक्रीज किस में डिक्रीज, बस ये बात है कि मोनोटोनिक है या नहीं है दोनों इंटरवल्स में। तो आंसर आया हाँ। तो इस पार्टीशन के जितने भी सब इंटरवल्स बने सब में वो फंक्शन मोनोटोनिक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये जो पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन है, कि हमने इसके पीसीस कर दिए इंटरवल के माइनस, ठीक है, इस -2 से 2 के पार्टीशन बनाए, पार्टीशन के सब इंटरवल कर दिए, पीसीस कर दिए, और हर एक पीस में हर एक सब इंटरवल के अंदर वो फंक्शन मोनोटोनिक निकल आया। तो उसको हमने क्या बोल दिया मेरे दोस्त, उसको हमने बोल दिया पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। एक और एग्जाम्पल के साथ, दूसरा एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो भाई कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 4 ऑप्शन देगा और कह देगा कौन सा पार्टीशन नहीं है। अब देखो ये मैंने इसका, अब इंटरवल -2 से 2 है, इसका एक और हमने पार्टीशन बना दिया। बहुत सारे एक इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन बन सकते हैं, -2 -1 0 1 2। तो अब इसके भी बनेंगे भाई अलग अलग, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। तो 4 बन गए मेरे दोस्त, ठीक है। इसके 4 पीसेस बन गए, 4 सब इंटरवल बन गए। तो इन चारों सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू सेम तरह से चलनी चाहिए। पहला क्या है, -2 से 1, -2 से -1, क्या एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज, तो आंसर है हाँ। तो फंक्शन की वैल्यू एक ही चीज है, डिक्रीज होती जा रही है, तो ये मोनोटोनिक है। -1 से 0 में, -1 से 0 में इसमें भी डिक्रीज ही होती जा रही है, एक ही चीज हो रही है, तो ये इसमें भी मोनोटोनिक है। फिर 0 से 1 में, 0 से 1 में इसमें इंक्रीज होती जा रही है, एक ही चीज है, तो मोनोटोनिक है। और 1 से 2 इसमें भी एक ही चीज हो रही है, वो है इंक्रीज, तो इसको भी, ये भी मोनोटोनिक है। मतलब इसका ये पार्टीशन बनाया, पार्टीशन के बहुत सारे सब इंटरवल बनाए, इन सभी सब इंटरवल्स के अंदर जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक होने का मतलब एक ही टोन होनी चाहिए, या तो इंक्रीज की या डिक्रीज की, ठीक है। तो हम बोल देंगे ये भी पार्टीशन है भाई इसका, ठीक है। तो ये भी पार्टीशन बन सकता है इस फंक्शन के लिए, ठीक है, जो पीस वाइज मोनोटोनिक कहलाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरह से आपको देखना होता है मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन करा दूं, आसान आसान है, दिमाग में बस सेट हो जाने चाहिए पॉइंट्स क्लियरली। देखिए अगला, अगला एक फंक्शन है, इंटरवल है 0 से 2 पाई, और फंक्शन किसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ तो सभी को आता है मेरे दोस्त, साइन एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया, और इंटरवल है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई की वैल्यू मैंने रख दी। अब मुझे पार्टीशन बनाना है, ठीक है। अच्छा देखो, क्या मैं पार्टीशन ये कह सकता हूँ, ठीक है, कि पार्टीशन 0 पाई 2 पाई, क्या ये मैं पार्टीशन बना सकता हूँ मेरे दोस्त? तो आप देखोगे इसका इंटरवल 0 से पाई के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, 0 से पाई में एक बार इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो एक चीज नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो मोनोटोनिक बनेगा ही नहीं, तो ये पार्टीशन बनेगा ही नहीं पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन का, ठीक है। तो इसलिए बात क्या है कि या तो एक ही चीज, मोनो बोले तो एक, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा पार्टीशन, कौन सा बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से, क्या यहाँ तक लूं, नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा, और ये फिर इंक्रीज होने लग गया तीसरा। 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, 3 सब इंटरवल्स बन जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो 0 से π/2 में इंक्रीज हो रहा है, 0 से π/2 में इंक्रीज हो रहा है, π/2 से 3π/2 डिक्रीज हो रहा है, और 3π/2 से 2π इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक ही चीज आ रही है सभी इंटरवल्स में, या तो इंक्रीज हो रहा है पूरे इंटरवल में, या डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है। तो ये सभी इंटरवल्स में, वो जो ये ओपन इंटरवल है, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो इसका मतलब हर एक सब इंटरवल में जब मोनोटोनिक फंक्शन आ जाता है किसी पार्टीशन के, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, रीमान इंटीग्रल या इंटीग्रेबल वो फंक्शन है। तो साइन एक्स इंटीग्रेबल है, वो तो हम करते ही हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है ना, तो ये वाली चीज आ गई। ओके, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन समझ में आ गया।
कोई पार्टीशन बनाएंगे, उस पार्टीशन के इंटरवल्स देखेंगे, उन इंटरवल्स में या तो एक ही टोन आनी चाहिए, मोनोटोनिक एक टोन आनी चाहिए, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो हम बोल दें। ठीक है, अगर पार्टीशन ऐसा होता कि भाई 0 से 3π/2 2π, तो क्या इस पार्टीशन को आप बोल सकते थे? तो आप इसका इंटरवल देखो, 0 से π/2, 0 से 3π/2, क्या एक टोन है 0 से 3π/2? एक टोन नहीं है, ये इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, एक टोन नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हो, क्लियरली पॉइंट्स हो सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, जरूर समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। समझ में आना चाहिए, इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, ये तो था मोनोटोनिकली पीस वाइज मोनोटोनिक, और अब पढ़ते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस। ठीक है, देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा एड ऑन हो गया है पीस वाइज कंटिन्यूस के अंदर। कंटिन्यूस तो बोले तो लगातार बिना पेन उठाए, है ना। तो पीस वाइज कंटिन्यूस किसको बोलेंगे? पहली बात तो वो हर एक इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, जितने भी सब इंटरवल्स होंगे सब में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसकी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये ना हो कि माइनस लिमिट हमने अप्लाई की -∞ या +∞, ना, वैल्यू आनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, a b 10 20 50 कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट का मतलब क्या होता है कि फंक्शन शुड बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो हम उसको बोल देंगे पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्या होता है? जब या तो ये मैं कह तो रहा हूँ हर एक सब इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। काम ही यही है भाई, समझाना, क्लियर करना, और इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर करना कि आपके टीचर्स भी आकर वीडियो देखने लगे कि ऐसा क्या ही पढ़ा दिया, जो इतनी तारीफ कर रहे हैं बच्चे, तो उनको भी सीखने को मिले। ठीक है, वैसे तो सभी मेरे से ऊपर है, मैं तो सबसे छोटा हूँ अभी, है ना, नॉलेज में भी और उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी। एक्सपीरियंस तो हो सकता है ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, तो लिमिट जब भी अप्लाई होती है तो वो इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, प्लस माइनस, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये भी फाइनाइट वैल्यू कोई भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे दोस्त। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को क्लियर कर रखा है, वो चैप्टर आपको आना बहुत जरूरी है। फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फंक्शन अगर आपका क्लियर है, और यकीन मानिए फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो जरूर देखिएगा। तो भाई ये इंटरवल है, तो उसने क्या कहा कि जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उन सभी सब इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, चलो देख लेते हैं वो है या नहीं है। अब जैसे हमने इसके सब बनाए, 0 से 4 के पार्टीशन मैंने बना लिया, 0 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो 0 से 1 में देखा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं भूले होगे, स्टेप वाइज चलता है। ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छे से ध्यान होगा। ठीक है, तो 0 से 1 में क्या होगा? 0 से 1 में 0 वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट लेना है इंटीजर फंक्शन, लोवेस्ट में सबसे बड़ा, है ना, और वो क्या होता था? बड़ों में सबसे छोटा, लिस्ट इंटीजर वाला। तो लिस्ट का होता तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही होती। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट है, छोटों में सबसे बड़ा 0, फिर 1 से 2 के लिए, फिर 2 से 3 के लिए, फिर 3 से 4 के लिए 3, 2 से 3 के लिए 2, 1 से 2 के लिए 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, तो भाई ग्राफ बनाना अच्छे से बेहतरीन तरीके से फंक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 0 से 1 हमने ये निकालना भी मैंने आपको सिखाया है। तो 0 से 1 में फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? ये वाली वैल्यू है, 0 है, बोले तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। और क्या फंक्शन जब कांस्टेंट होता है तो कोई कंटिन्यूस होता है नहीं होता? तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, तो वो कंटिन्यूस भी होगी। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले ही, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ चुके हैं। 1 से 2 में वैल्यू क्या आ रही है?
1 से 2 में वैल्यू आ रही है 1, ये भी कांस्टेंट आ रही है और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। 2 से 3 में 2 आ रही है, 3 से 4 में 3 आ रही है, तो ये हमारी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है और कांस्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट फंक्शन कहलाती है। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब क्या हुआ, ये तो कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या इनकी लिमिट है। कंटिन्यूस तो आया, बट क्या इनकी लिमिट है, तो देखो भाई इसके 0 पे तो 0 ही है लिमिट, 0 से 1 देखोगे तो 2 लिमिट दिखेंगी, 1 से 2 देखोगे तो ये 2 लिमिट दिखेंगी। फंक्शन की लिमिट है ना इन पॉइंट्स के बीच में। 2 से 3 में देखोगे तो ये लिमिट्स दिखेंगी फंक्शन की, ठीक है। 3 से 4 में देखोगे तो ये लिमिट्स दिखेंगी फंक्शन की। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है पूरे इंटरवल में, तो ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर गया, तो ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। इसके पीस बना दिया हमने और कंटिन्यूस। माता जी का फोन आ गया है, 1 मिनट में विश्राम देना चाहूंगा, माता जी का फोन आ गया है। तुम्हारी माता जी ने, मम्मी जी ने डांट दिया है। मम्मी जी कह रही यार थोड़ा ना आलसी तो मैं हूँ, है ना, थोड़ा नहीं, मैं ज्यादा आलसी हूँ। तो कई बार घर से खाना आता है तो वो टिफिन आते हैं, बड़े भाई ले आते हैं कई बार खाना, तो जब मैं वहाँ होता हूँ तो तक तो खाना आता है तो वो टिफिन में आता है, मैं टिफिन वापस नहीं देता। दूध आता है बोतल में टिफिन में, वो दूध वापस नहीं जाते, तो मम्मी कह रही है और टिफिन देने ही नहीं होते। कोई बात नहीं, देंगे देंगे। ठीक है, चलो भाई। तो माता जी डांट देती है, पिताजी भी डांट देते हैं, भाई भी डांट देते हैं, बट मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में, लाडला हूँ सबका, तो अच्छा लगता है जब डांट देते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, समझ में आ गया कंटिन्यूस पीस वाइज कंटिन्यूस के भाई वो इंटरवल है, उसको पीसीज में तोड़ा, सभी सब इंटरवल्स में देखा कंटिन्यूस है या नहीं है, सब में कंटिन्यूस दिखा, सब में कंटिन्यूस दिखा तो उनकी लिमिट चेक करी, सबकी लिमिट्स भी दिखी, तो हम इसको पीस वाइज कंटिन्यूस बोल दें, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो याद करने हैं बट समझाऊंगा ना तभी तो याद करोगे, बिना समझाए तो मजा थोड़ी ना आएगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो इंटीग्रेबल होगा, आते ही ग्राफ बनाया था, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो भी वो इंटीग्रेबल होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो भी वो इंटीग्रेबल होगा। तो फंक्शन मोनोटोनिक है तो इंटीग्रेबल है, फंक्शन कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल है, एकदम ऐसे याद होना चाहिए तोते की तरह। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टेंट मल्टीपल, अगर किसी कॉन्स्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसी इंटीग्रेबल फंक्शन को, कोई फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, आपने किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब भी कोई इंटीग्रेबल रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर दो फंक्शन है इंटीग्रेबल, एफ और जी दो फंक्शन है इंटीग्रेबल है, दोनों को जोड़ दोगे तो भी इंटीग्रेबल रहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो इंटीग्रेबल रहेंगे, वही मैंने लिखा है। और .5, f is integrable on ab if f is integrable on every सब इंटरवल। देखिए, अगर f इंटीग्रेबल है ए बी में तो इसके जितने भी सब इंटरवल होंगे सब में वो इंटीग्रेबल होगा। बोले तो मेरे दोस्त कुछ कुछ बात इस तरह से है, मान लो कि 0 से 4 में अगर वो इंटीग्रेबल है कोई फंक्शन, तो 0 से 1 में भी इंटीग्रेबल होगा, वो 1 से 2 में भी इंटीग्रेबल होगा, वो 2 से 4 में भी इंटीग्रेबल होगा, जितने भी इसके सबसेट बनाओगे, सब इंटरवल बनाओगे, सभी के अंदर वो इंटीग्रेबल होगा ही होगा। बस इतनी सी बात है। पता है मम्मी पापा का प्यार ही अलग होता है, जब वो आपको डांटते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे मम्मी पापा मुझे डांट देते। ठीक है, मैं डांट खाता रहता हूँ। ओके, 5वां पॉइंट। ठीक है, और छोटे रहने के फायदे हैं। ठीक है, परिवार में सबसे छोटा, शरारती, नटखट होना, है ना, बहुत शरारती।
कुछ दोस्त कह रहे हैं तुम तो शरीफ से लगते हो, नहीं नहीं मैं शरीफ नहीं हूँ, शरारती हूँ मैं। चलिए, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगर एफ है डिफाइंड है किसी में, किसी इंटरवल ए बी में, और कोई उस इंटरवल के बीच में हमने एक पॉइंट बना दिया सी, ठीक है, जैसे कि 0 से 4 के बीच में मैंने एक पॉइंट बना दिया 2, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो जो दो सब इंटरवल बनेंगे 0 और 2 और 2 और 4, तो इन दोनों में भी भाई वो इंटीग्रेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा चुका हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल, उसमें ये चीजें मैंने आपको समझाई थी कि 0 से 4 में इंटीग्रेबल है, तो मेरे भाई 0 से 2 और 2 से 4 में भी वो इंटीग्रेबल होगा ही होगा, ठीक है। सातवां, अगर कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, देख लेना एग्जाम में टपका हुआ मिलेगा। कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसकी ऑप्शन आ जाएंगे कुछ भी, कि अगर फंक्शन, इफ फंक्शन इज नॉन नेगेटिव देन द इंटीग्रेबल ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह के ऑप्शन दे देगा, ठीक है। क्या हो भगवान करे ये एग्जाम में आ जाए, ठीक है। 8वां रिजल्ट क्या है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा, सिंपल सा है। नोमा पॉइंट क्या है, नोमा पॉइंट है अगर कोई फंक्शन है 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, बेसिक बेसिक बता दूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब है कि वो हर एक जगह 0 है फंक्शन की वैल्यू, बट कहीं कुछ फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज सब पे 0 है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, तो जिन पॉइंट्स के ऊपर x बिलोंग्स टू ए बी, तो उस जिन पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, ठीक है। देखिए f इज डिफाइंड इन ए बी आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0, ये फंक्शन जो है वो 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर फंक्शन है, ये हर एक जगह इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 है, बस कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स दैट इज x बिलोंग्स टू इंटरवल वही होना चाहिए ए बी, देन f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, तो f भी इंटीग्रेबल होगा ए बी में, अर्थात जिसमें वो फाइनाइट पॉइंट जहां जिस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है जिसपे 0 नहीं है, उस इंटरवल में वो इंटीग्रेबल होगा फंक्शन, ये बात ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एटलीस्ट इसमें एक इंटरवल में एक x एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसमें f की वैल्यू हमें मिलेगी, हाँ ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो रीमान इंटीग्रल की नेक्स्ट क्लास कल आपसे मुलाकात होगी, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक और कमेंट से ऐसा लगता है कि हाँ यार इतने दोस्त हैं जो देखने वाले, जो वेट करते हैं क्लासेस का, ठीक है, तो अच्छा लगता है फिर थोड़ा। मैं वैसे तो मैं आलसी हूँ, एक बच्चे ने, एक दोस्त ने कमेंट कर दिया था सर आप आलसी हो जाते हो, मैं दोस्त, ये बच्चे भी डांट लगा देते नहीं फिर मैंने सोचा यार ठीक है बात तो सही है, आलसी हो जाता हूँ मैं, फिर मैं क्लास ले ही लेते हैं, इतना भी आलस्य ठीक नहीं है, तो ले लेनी चाहिए, बेशक टाइम है पर क्लास लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल ऑफ फॉर टुडे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, अपने सपनों को साकार करते रहिए, माता पिता का ख्याल रखते रहिए, माता पिता से डांट सुनते रहिए, एक आधी बार थप्पड़ चट्टू भी खाते रहिए, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो पहले घर रहता था तो हेल्दी था मैं, अभी से 2-4 किलो वेट बढ़ा हुआ था, 5-6 किलो, क्योंकि मम्मी पापा पीटते रहते हैं भैया, मतलब मैं अच्छा लगता है मुझे शरारत करना, तो माता पिता का जो प्यार मिलता है वो बहुत नसीब से मिलता है। तो प्यार वाला पीटना है, ऐसा भी नहीं कोई कांड कर दो कि सर ने बोला था पिटते रहना चाहिए, नहीं नहीं कांड नहीं कर रहा है, मैंने कभी कांड नहीं किया। चलिए, शरारतें अलग चीजें होती हैं, जैसे मैं बच्चों को, मैं गली में बच्चों को पीट देता था, ठीक है, अब मेरा भतीजा है वो भी सबको पीट देता है ठीक है। तो ऐसे ये शरारती होना चाहिए ना, थोड़ा मतलब ऐसे होना चाहिए बच्चे को शरारती। चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, जय।